ये जो सवाल उठाया हुकूमत ने कि पीटीआई का ये केस ही नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस याह्या अफरीदी का जो नोट है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें उन्होंने इब्तिदा में बताया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और ये मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि उसको फुलफिल करती है वो तमाम कंडीशंस जो एक सियासी जमात के ऊपर आयद होती हैं। हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, फैसला कितना अहम है, ज्वाइन कर रखा है सीनियर सियासतदान है साहब या मौजूदा पीटीआई कह लें, फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब खुशामदीद आपको कहते हैं। ये जिस तरह की तावील हुकूमत पेश कर रही है, इस फैसले के ऊपर अपील या रिव्यू की ऑप्शन है, क्योंकि आप माहिर कानून भी रहे हैं। इसमें जो इशू है वो ये है कि ये तो फुल कोर्ट का फैसला है। अब जब जजेस जब इकट्ठे होंगे तो तभी रिव्यू आएगा। तो आई थिंक रिव्यू इसमें जस्ट ऐसे बात कहने की है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आजम नज़ीर तारड़ साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई है और यूं मुझे लगता है कि चूंकि आजम मसरूफ थे, उन्होंने प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया। गुज़श्ता जो 4 समातें हैं उससे तो मौजू ही ये डिस्कस हो रहा था कि ये नशिस्तें आखिर जानी किसको हैं। और ये टू बेयर विद पीटीआई की लीगल टीम की कारकर्दगी जो थी वो तो जाहिर है उस पर कंट्रोवर्सी थी। इसको जो असल क्रेडिट जाता है वो इलेक्शन कमीशन के वकील को जाता है, जिसने ये पॉइंट उठाया कि जनाब हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही पीटीआई को पार्टी जो है वो उससे हटा दिया और हम समझते हैं वो पार्टी नहीं है। और उसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब खुद ही जो है वो एक्चुअली भौंचके हो रह गए और हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा कभी ये कि वो पार्टी नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि सिर्फ मेजॉरिटी, ये जो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नशिस्तें पीटीआई को देनी चाहिए, ये 8-5 जजमेंट नहीं है, ये 11-2 जजमेंट है। ये क्योंकि इसके साथ जो फायज ईसा साहब का और जमाल मंदोखेल साहब का अगर आप नोट पढ़े तो उन्होंने भी पीटीआई को निषिद्ध बिल्कुल, और उन्होंने जो हैं वो उधर नहीं दी। उसकी वजह से ये कहना कि ये सिर्फ 8 रुकनी बेंच का फैसला है, जहां तक मेरा ख्याल आजम ने उस वक्त तक फैसला भी नहीं देखा था, तो 11-2 से जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को देने का फैसला हुआ है। जो नशिस्तों में जमाल मंदोखेल साहब ने और जो फर्क डाला है मेजॉरिटी 8 जजों ने, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने 39 लोग जिन्होंने पहले लिख दिया था पीटीआई का, वो नशिस्तें उस हिसाब से पीटीआई को दी जाएंगी और बाकी एसआईसी को नहीं दी जा सकती। ये एक डिफरेंस था जमाल मंदोखेल साहब ने जो डाला, जो 8 रुकनी जो बेंच है उसने। तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जो पॉइंट आउट मैं ये करना चाहता हूँ कि इवन फायज ईसा साहब ने नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला किया है। तो ये नहीं है कि ये फैसला जो था वो अपना बाकियों में कोई था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 11 रुकनी जो जजेस हैं उन्होंने तो तमाम जो 13 के 13 जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। Exactly. और अगर इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी भी कोई शर्म हया या कुछ इस किस्म की जो बात हो, जो अनफॉर्चुनेटली नजर ही नहीं आती पाकिस्तान में, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखिए ट्रेडिशंस भी चाहिए होती हैं। क्या ट्रेडिशन? वो आप चाह रहे हैं मुस्ताफी हो जाए वो? 100%। आप देखिए, अगर फुल कोर्ट, अगर 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे बताइए वो कैसे मुस्ताफी नहीं हो रहे। ये जो आपने तो ख्याल था कि अभी तक ये जो आपने जमाल मंदोखेल साहब और जनाब काजी फायसा साहब का हवाला दिया, सफ़ा 2 पर वो खुद लिख रहे हैं पैरा 4 पे कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेटेट किया। एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी किसी को डिक्लेयर करने की इनकी नॉमिनेशन को कैंडिडेट्स के पॉलिटिकल पार्टीज से। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये एक और पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा, क्योंकि आप इसको फॉलो करते रहे हैं, शायद आजम नज़ीर तारड़ साहब फॉलो नहीं करते रहे। ये नुक्ता सबसे पहले इलेक्शन कमिशन ने कहा कि एसआईसी को नहीं दी जा सकती क्योंकि वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर आप बताइए कि ये फिर तो पीटीआई की इलेक्शन लड़ी है, उसको आपने कह दिया कि आपने उसके बंदों को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के अपने वकील की जो नुक्ता था ये, तो उसके बाद 4 पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहसी जो है वो ये हुई। और ये जो फॉर्मूला था देने का, ये भी आज से तकरीबन मैं समझता हूँ 3 समात पहले, आखिरी समात से 3 समात पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कोर्ट में
कहा था कि इसका तो फिर जस्टिस तो फिर यही होगा कि दोबारा मौका दिया जाए लोगों को कि वो अपने वोट के मुताबिक जो है वो चुने। चौधरी साहब, इस फैसले के असरात क्या, इस फैसले के होने से पहले का जो पार्लिमानी सूरत थी और जो इलेक्शंस हुए सेनेट के या सदारती, उस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं? उस पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन अभी तो आप देखें ना, अब सीटें हो गई हैं पीटीआई की, बढ़ के हो जाएंगी 115 के करीब, 115 या 116। दैट मेक्स पीटीआई द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। नून लीग की 108 बनती, 106 बनती है, सही। अच्छा, अब उसके बाद जो अगला मरहला है वो देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट, आज मुझे नहीं पता, कल कह रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन के लोगों की मीटिंग है जस्टिस आलिया नीलम से। अब जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला करना है कि जो 4 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट पे जिस पे इलेक्शन कमीशन का एतराज है, यानी जस्टिस शाहिद करीम है, वकास रऊफ मिर्जा हैं, शमस महमूद मिर्जा हैं और उसके बाद इकबाल साहब हैं, इन लोगों को वो कह रहे हैं कि जी आप ट्राइब्यूनल से हटाएं। अब अगर मेरे ख्याल में अब बड़ा मुश्किल होगा चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लिए, क्योंकि ये जजेस जो हैं आप लाहौर में होते हैं, आपको मालूम है दे आर प्रोबेबली द बेस्ट रिप्यूटेबल जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और इनकी जो आपके जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं आप उनसे पूछेंगे, लॉयर से पूछेंगे, इन जजेस की बहुत रेपुटेशन है। सो आलिया नीलम साहिबा के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपनी जुडिशरी के साथ, अपनी हाई कोर्ट के साथ ना खड़ी हो और वो इलेक्शन कमीशन की डिमांड पे इन लोगों को बदल दें। अच्छा, अब ये इस वक्त जो फर्क रह गया है, अगर 115 है तो जेयूआई के 5 लोग डाल दें, और इसके साथ आप देख लें कि जो एक दो जो और लोग जो इधर आएंगे, तो इस वक्त 122-23 लोग हैं आपके पीटीआई के पास। इसका मतलब यह है कि पीटीआई को चाहिए तकरीबन 30-35 और लोग, और पिटीशन है इस वक्त 45-50। अगर 40-45 दिनों में वो पिटीशनर डिसाइड होना शुरू हो जाएंगी तो पार्लियामेंट में नंबर बदल जाएगा। तो इसकी वजह से एक हुकूमत में पैनिक है, आज भी आपने जो देखा है। अदरवाइज इस वक्त तो गवर्नमेंट की पूरी है ना, सारे की सारी नंबर, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को, अजमल, अगर मैं वैसे एडवाइस कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी में अगर की तरफ से मैं सोचूं, तो मैं तो हैरान ही हूँ कि बिलावल साहब ने क्या किया है। देखिए ना, ये जो जुल्म हुआ है 47 का, ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी की पोजीशन नंबर 2 थी इस पार्लियामेंट में, आप पीपल्स पार्टी को नंबर 3 पे ले गए हैं, जैली तरीके से पीएमएलएन को नंबर 1 पे लेके आए। अब क्या हुआ है कि पीटीआई नंबर 1 है, पीएमएलएन नंबर 2 है और पीपल्स पार्टी नंबर 3 है। अगर मैं समझता हूँ एक सदर और 2 गवर्नर्स के चक्कर में बिलावल साहब ने तो अपनी पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर। ठीक, ये तो आपकी राय। आप तो कह रहे हैं ना कि 30-35 सीटें और अगर ट्रिब्यूनल बनते हैं, खुलती हैं, तो पीटीआई के पास आती हैं, वो सिंगल लार्जेस्ट बन जाएगी, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी जा सकती है। लेकिन इसके पैरेलल आपके हिसाब से फैसल वाडा, वो तो वो हिंदी का लफ्ज़ है चितावनी, यानी ऐसी पेशन गोई, ऐसी धमकी हमें इस पेशन गोई कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा, उदा ही करना है फिर तुसी। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि अगर आप इनके वो पुराने बयान उठा के देख लेना सबके, जब यहाँ पे पूरी जो जोबन के ऊपर थे लोगों, एमएनए असलम गुमन साहब को उठा लिया गया, अपने चौधरी लियाज साहब को उठा लिया गया, बड़े लोगों को उठा लिया गया, उस वक्त जो है वो आप नहीं बना सके फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अब इस हालात में कौन जाएगा? क्योंकि देखिए अजमल, इस वक्त सोशल प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, लोग जो है, आप देखिए राजा रियाज की, उसके बाद अपने जो लोग उस वक्त 22 लोग गए, उनकी नस्लों की सियासत खत्म हो गई है पार्टी पोजीशन बदलने से। आखिरी सवाल, मुझे पता आपकी मसरूफियत भी है, आखिरी सवाल, आपने खुद सोशल प्रेशर का जिक्र किया, नून लीग के कुछ हल्के यही कहते हैं कि सोशल प्रेशर या कल्ट या सर्टन पॉलिटिकल बिहेवियर्स की वजह से इंप्रेशन लेकर अदालत ने यह फैसला किया है, ये बात दुरुस्त है? या जो आईनी तरमीम का कार्ड था वो सामने आ चुका था, जजेस ने उस पर लीड ली है, उसको रोका है, या फिर ये वाक़ियतन नजरिया ज़रूरत को दफन किया गया? तीनों में से किस इक्वेशन को बाय करेंगे आप? मेरे देखिए, सबसे बड़ी गलती हुकूमत ने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज रिवील कर दिया। उसके बाद कोई भी जुडिशरी जो है वो नहीं कर सकती थी। उन्होंने जो पैकेज दे दिया कि चीफ जस्टिस साहब को हम 3 साल एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद हम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हम जो है वो ट्रांसफरेबल बना देंगे। इरफान कादर और आजम नजीर तारड़ साहब के रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं कि वो ये लाने चाह रहे हैं। उसके बाद जुडिशरी को तो वक्त पड़ गया कि ये तो हमें सारे ले दे जाएंगे। लिहाजा इस वक्त ये जो फैसला है इसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तनाजर में देखें। जुडिशरी जब से 6 जजेस का लेटर हुआ है वो अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही है, एंड टू बी फेयर विद वो अकेली लड़ रही है,
कोई जुडिशरी के साथ इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी उस तरह से उनका साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।